वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं, आबादी को बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है। 30-40 लाख अफराद को डोमिसाइल दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस जो है तब्दील किया था और आर्टिकल 370 और 35A को कश्मीरियों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी मुशावरत के बग़ैर जो है अबालिश किया था। और उस वक्त से हमारे कश्मीरी भाई बहनें जो हैं सरापा एहतजाज हैं। हमने 4 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए, हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं कश्मीर के लिए, चाहे वो मुआशी जंग हो, चाहे वो सियासी जंग हो और चाहे वो कोई और जंग हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, और आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ होंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब भी हमारे आज के एक्सपर्ट्स पैनल का हिस्सा होंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से ये खुसूसी शो है। मकबूजा कश्मीर में भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई। भारत ने जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए दुनिया की हसीन तरीन वादी को सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। 90 लाख कश्मीरियों को घरों में महसूर कर दिया गया। अस्पताल और तालीमी इदारे बंद कर दिए। मार्केट, बिजनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल कर दी गई। मवासलाती राब्ते दुनिया से मुनक़ता कर दिए गए। 2 साल रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत 410 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और कत्लेआम का ये सिलसिला आज भी जारी है। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से भी महरूम करने के लिए खित्ते की 131 साला सरकारी ज़ुबान को भी ख़त्म कर दिया। अवामी मकामात के मुस्लिम नाम तब्दील किए जा रहे हैं। जबरी हल्का बंदियों से कश्मीरियों की नुमाइंदगी कम की जा रही है। मुलाजमतों का हक छीना जा रहा है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए 18 लाख गैर रियासती बाशिंदों और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी कर दिए गए हैं और ख़दशा ये है कि कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदल कर मकबूजा कश्मीर को दूसरा फ़लस्तीन बना दिया जाएगा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है एजाज़ चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी चूँकि आज के दिन के हवाले से आप खुसूसी तौर पर हमारे पैनल का हिस्सा है। ये 2 साल मुकम्मल हो गए भारत के गैर कानूनी कब्जे को। इस दिन के हवाले से क्योंकि यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जी ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, ज़रा देखने की ज़रूरत है। 3 सवाल हैं जिनके जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ और उनका जवाब मेरे पास है भी और मेरे ख्याल में हम सबको उसके ऊपर बहस करनी चाहिए। पहले तो ये है कि मोदी सरकार ने ऐसा काम क्यों किया 2 साल पहले, जब उनको पता था कि पूरी की पूरी कश्मीरी कौम बशमूल हिंदुस्तान नवाज कश्मीरियों के इसके खिलाफ डट जाएगी। दूसरा मेरा सवाल जो है, जो मैं खुद से भी करता हूँ और आपसे भी शायद करूंगा आपके पैनल के साथ मिलकर, कि उन्होंने कश्मीरी शनाख्त यानी कश्मीरियत के ऊपर ये अटैक क्यों किया। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो इतनी मैसी सिचुएशन बन गई है, इससे मोदी सरकार निकलेगी कैसे, क्योंकि हमें तो यही नजर आ रहा है कि वो वहां पे उनके पांव धंस गए। तो मैं आपसे अगर इन तीनों सवालों के हवाले से सिर्फ 1 या 2 बातें कह दूं तो फिर आप यकीनन बाकी पैनलिस्ट से भी इनके ऊपर उनकी राय लीजिएगा। मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर में जो हुआ 2 साल पहले वो उन पॉलिसियों का तसलसल है जो मोदी साहब ने अपनी दूसरी दौरे हुकूमत में शुरू किया, यानी हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत बनाने का मंसूबा, हिंदू राष्ट्र जिसे वो कहते हैं, और उसके तहत जिसमें कोई माइनॉरिटीज की जगह नहीं है, तो एक ऐसी रियासत जो उनका हिस्सा तो नहीं है, मकबूजा है, लेकिन बहरहाल मुसलमान अक्सरियत है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो मुझे तो ये लगता है कि ये उसी का ये एक तसलसल है जो उनकी पॉलिसी उसमें चल रही है, लेकिन उसके ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बेतहाशा हैं, दुनिया में आवाजें उठ रही हैं, आपने भी उसका जिक्र किया, लेकिन जो इसकी लीगैलिटी है वो भी अब बड़ी संजीदगी से उठ के ऊपर आ रही है। ये शिमला मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी है और अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल की जो करारदाद है उनकी भी खिलाफ वर्जी है। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार बड़ी सख्त मुश्किल में आन घिरी है। तो हमें ये देखना है कि आइंदा आगे कैसे चलेगा और ये मोदी सरकार क्या करेगी,
उसके ऊपर आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यकीनन उसका भी जवाब आपको देना चाहूंगा। जी श्योर, आप दे सकते हैं एजाज चौधरी साहब। अच्छा, मेरा ख्याल है, आपको क्या लगता है, क्या अब अगला क्या लायामल होगा, इसके बाद वो क्या करेगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि 3 ऑप्शंस हैं जी। पहली ऑप्शन तो ये है कि ये मोदी सरकार जो है वो रिवर्ट करे, ये स्टेटहुड को वापस करे, और उसके लिए बड़ी आवाजें भी उठ रही हैं। उन्होंने पहले कोशिश की है कि कश्मीरियों को तकसीम करने की, गुफ्तार अलायंस जो हिंदुस्तान नवाज पार्टियां हैं वो गए, मिले, मुलाकात हुई, लेकिन आपको पता है कि उसके स्पोक्समैन ने कहा हम तो सीज में हैं, मुहासरे में हैं। उन्होंने कहा कि ये एटमॉस्फेयर ऑफ रिप्रेशन है जिसमें हम, यानी गोया तमाम कश्मीरी, हुर्रियत तो पहले बोल चुकी है, तमाम कश्मीरी इस वक्त बेयक आवाज इसके खिलाफ है। तो मुझे ये लगता है कि पहली ऑप्शन तो यही होगी कि मोदी सरकार को ये स्टेटहुड वापस करना होगी, और उसके लिए नेचुरली उनको अपनी मुकन्नना से बात करनी पड़ेगी और शायद दूसरे कोर्ट्स वगैरह से। दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि पाकिस्तान से बात की जाए, और यहाँ पे ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान ने ये वाजे कर दिया है कि जब तक आप स्टेटहुड वापस नहीं करते हम बातचीत नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम आर्टिकल 370 को मानते हैं, हम तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेबिलिटी कश्मीर के ऊपर मानते ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ये शर्त रखी है कि बातचीत नहीं होगी ता वक्त कि आप उनकी ये स्टेटहुड वापस नहीं करते। तो तीसरी ऑप्शन है जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है, वो ये है कि ये हो सकता है कि मोदी सरकार वही करे जो पहले करती रही है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे। यानी अगर इनकी कश्मीरियों की रेजिस्टेंस चलती रही और इनके जो ये कुव्वत लगा रहे हैं उसका कोई असर ना पड़ा उनके ऊपर, तो फिर होगा ये कि ये कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे और उसके लिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक या ऐसी कोई चीज करेंगे जिसके नतीजे में इलाके में कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार को ये याद रखना चाहिए कि 2.5 साल कबल जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसका क्या अंजाम हुआ था। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत होगी, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये वाजिब है कि वो भी अपना किरदार अदा करे और मोदी सरकार को इस किस्म की जो चीजें हैं उनसे रोके। जी सही। जी आमिर इलियास राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह एजाज चौधरी साहब ने कुछ सवाल भी रखे और कुछ ऑप्शन भी दी कि अब वो आगे क्या कर सकता है मोदी सरकार। अब यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है, 2 साल हो गए हैं। हम आगे चलकर बात भी करेंगे कि आलमी बरादरी का इनपुट इसमें क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या अब तक उन्होंने किया। आप क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? देखें, एजाज चौधरी साहब बड़े मोहतरम हैं, मुझे इनसे कई मुलाकातों का शर्फ हासिल हुआ, ट्रैवलिंग भी की, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि ये आते कि हम क्या कर सकते हैं। खैर वो अगली दफ़ा सही, अगले सवाल में, अगले सेगमेंट में आ जाएगा। ये तो मोदी सरकार के है ना, क्योंकि हम जी बिल्कुल, क्योंकि हम तो मोदी की सरकार को खुशामदीद कह रहे थे कि वो जीत जाएंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा। तो उन्होंने अपने तई तो मसला हल कर दिया है कि जो उनका आर्टिकल है 370 और जो खसूसी हैसियत थी वो सारी ख़त्म कर दी। और अभी आपने भी बताया, सुनवाया भी कि कितने लाखों उन्होंने डोमिसाइल भी बना दिए, यानी 20-25% तो उन्होंने डेमोग्राफी ही चेंज कर दी है कि जो नॉन कश्मीरी लोग थे उन सबको डोमिसाइल दे के और वहाँ बसाना शुरू कर दिया। जब डोमिसाइल हो गए तो बसा भी दिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो एक ख़ास लेवल पे ला के पब्लिक भी करेगा जब वहाँ इंटरनेशनली वहाँ इन्वेस्टमेंट्स के ज़मीन से ऊपर उठते हुए प्लाजे नज़र आ रहे होंगे, जो कि उनका एक बड़ा प्लान है। और मज़लूम कश्मीरी जो बंद हैं, जुल्म और सितम सह रहे हैं और उनको पैसे बहुत ज़्यादा ऑफ़र किए जा रहे हैं, किए जाएंगे, किए गए हैं कि वो अपनी आबाई जायदाद बेच दें, तो ज़ाहिर है वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स और कश्मीर जन्नत नज़ीर जिसे हम कहते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कह गए थे कि वो तो हमारी शहरग है। अब उसके नरखरे पे हाथ रगड़ रहा है, ज़बरदस्ती उल्टी छुरी फेर रहा है मोदी। और हम जो सफ़ीर बने हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोगों को बुरी बात लगेगी मेरी कि जी हम यौम इस्तेसाल मना रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं। तो बीइंग पाकिस्तानी मेरा भी दिल दुखता है कि हमने क्या किरदार अदा किया है। इंडिया तो ये सारे काम कर रहा है और जो मोदी ने कहा, अपने पहले इलेक्शन में कहा, दूसरे में कहा, दोनों दफ़ा जीत के आया कि मैंने कश्मीर को इस तरह नहीं रहने देना, तो उसने तो कर लिया। लेकिन हमारा सवाल ये है और हमारा काम क्या है,
एक पड़ोसियों ने के कश्मीर का मुकदमा लेके चलने के, हम इस तरह क्यों नहीं पूरी दुनिया को, हम इस्लामी उम्मा की बात करेंगे, हमारे पास बहुत बड़े आलिम दीन और स्कॉलर भी मौजूद हैं, मिडल ईस्ट के हवाले से बड़ी ग्रिप रखते हैं अशरफी साहब, लेकिन वो लोग सारे कारोबार इन्वेस्टमेंट सब इंडिया में करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, और हमारे साथ बरादराना ब्रदरहुड गपशप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जिसका वादा करके गए मोहम्मद बिन सलमान वो भी नहीं हुई। अभी तक विजिट्स में भी ये होता है कि ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन बनेगा, आला सतही कमीशन बनेगा, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी चले गए, यहां आनियां जानियां हैं, 2-4 कैदी वो छोड़ देते हैं, लेकिन जिनके साथ मिलके हमें एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाना था वो सऊदी अरब था सबसे मेन, कि मिडल ईस्ट को लेके चलता है। इनके साथ वो तुर्की ईरान के साथ उनकी लड़ाइयां कहीं हमें फंसा लेते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन कश्मीर का मुकदमा उतनी तेजी के साथ आलमी सतह पे हम नहीं लड़ सके, जिसकी मेरा ख्याल है हम सबको तवक्को भी होनी चाहिए और हुकूमत से, इमरान खान से, कि ठीक है आप यूएन में एक स्पीच कराए, फॉलो अप में वजीर खारजा ने क्या किरदार अदा किया, हमारी वजारत खारजा ने क्या किरदार अदा किया, क्यों खामोश है। उस तरह हम कश्मीरी डायस्पोरा को 4 दिन तो मुतारिक कर लेते हैं, जैसे कब्जा किया उन्होंने 19 अगस्त, ये 5 अगस्त को 2019 को, उस वक्त हमने कुछ महीने किया, फिर हम खामोश हो गए, फिर दूसरा साल गुजर गया, अब तीसरा साल स्टार्ट होने को आ गया है। तो हमारे पास लाए अमल ठीक है, वो जो इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ से कहा था कि क्या मैं जंग शुरू कर दूं, भाई आप जंग ना करें, लेकिन आलमी सतह पे मुकदमा लड़ने के लिए उसको जिंदा तो रखें। सही जी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, जिस तरह लाया अमल की बात कर रहे हैं आमिर इलासाना साहब भी, अब जाहिर है अगर ये कहा जाए कि मकबूजा कश्मीर में पानी सर से गुजर चुका है तो ये गलत नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि भारत के खिलाफ अमली इक़दामात बहुत ज़रूरी हो गए हैं करना? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं एजाज चौधरी साहब की मौजूदगी पर बड़ा मसरूर हूँ और उनको दिल की गहराइयों से, बहुत बड़े जुर्रतमंद आदमी और बहुत इन्होंने अपने काराए नुमाया अंजाम दिए। मैं बहुत अदब से आपको सलाम करना चाहूँगा एजाज चौधरी साहब। जी, आपका जो सवाल है, मैं ज़रा थोड़ा सा तारीखी तनाजुर में इसको लेकर जाना चाहता हूँ। और अगर आप भ्रूण शास्त्र, अशरफी साहब बैठे हुए आलिम दीन है, भ्रूण शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुम बाप से जन्मे हो। हमारे कुरान में है कि तुम एक औरत और एक मर्द से पैदा किए, यानी मर्द और औरत से पैदा किए गए। भ्रूण शास्त्र कहती है, जो हिंदुओं की किताब है और जो कि जिसमें श्लोक है सारे, और उस श्लोक में यह है कि तुम एक बाप से जन्मे हो, तो अपने बाप की बात को कभी रद्द मत करना। अब मैं इनके बाप की बात इनको याद दिलाना चाहता हूँ। इनका बाप था फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने यह कहा कि कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के मैं हक में हूँ, लिहाजा ना वहाँ कोई जला सकता है ना वहाँ कोई उनको निकाल सकता है। तो ये अपने बाप के ही नहीं हुए, हम तो अपने बाप के हैं। फादर ऑफ द नेशन हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है और उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम तो आज भी उस पर कायम हैं। उन्होंने के बाप ने जो कहा था, उनके बाप ने कहा था कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए, लेकिन पहले उन्होंने अपने बाप को मारा। और गॉडसे ने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक रहनुमा था, उसने, आरएसएस ने उसको तैयार किया। मोहनदास करमचंद गांधी को कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद से खेल शुरू हो गया था और कश्मीर को मकबूजा कश्मीर मजीद करने के लिए वहाँ पर रोज़ाना इक़दाम किए जाते रहे। और अब ये 370 ख़त्म करने के बाद एक्चुअली कश्मीर जो है वो लक्ष्मण रेखा है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा हमेशा रावण पार करता है, तो इन्होंने ये रावण है, इन्होंने हमेशा लक्ष्मण रेखा पार की है और ये सीता उठाने के चक्कर में रहे। लेकिन सीता कश्मीर है, उठाने नहीं देंगे। अगर आपके पास लक्ष्मण रेखा है और आप उसको पार करके जा रहे हैं तो समझ लें कि आपका राम यहाँ पर मौजूद है और वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देगा। आप 370 लगाए आप या A195 लेकर आए और कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत आप छीने और वहां पर आप रेफरेंडम की तर्ज पर वहां पर आप जम्मू के अंदर कुछ ऐसे लोगों को डोमिसाइल देकर बसाएं कि जो कि हिंदू हैं और जो कि वहां के रहने वाले हैं, और आप इसराइल की तर्ज पर गजा की पट्टी बनाने की कोशिश करें, तो याद रखिएगा पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान सोया नहीं है। अभी पाकिस्तान की पूरी कुव्वत अभी जागने पर है, बेदारी में है और पाकिस्तान का दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की आवाज है इमरान खान। मैं आमिर भाई से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, वो फरमा रहे थे कि कुछ तो करें आमिर भाई, और क्या करें। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाई। इमरान खान हर जगह पर, ताशकंद का सेमिनार हो वहां पर आवाज उठाता है, जहां पर भी हो इमरान खान के मुंह से आवाज निकलती है कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के मसले को जिंदा रखने के लिए। तो इमरान खान इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। अब ये जो जंग की बात थी, जाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा में उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा
कि फिर हमारे पास अल्लाह अकबर का नारा लगाने के सिवा और कोई चारा नहीं है, हम क्या करें। लेकिन जहां लॉकडाउन की सूरत हाल ऐसी हो, जहां लोग तड़प रहे हों, सिसक रहे हों, वहां पर भारत एक अंधे मुल्क की तरह बैठा हो और अपने मुल्क के लोगों का उसको ख्याल ना हो, तो वहां पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये कह सकता है। तो मैं आज भी आपसे कहूंगा कि ये अपने वादों से मुकर गए हैं, ये अपने इरादों से मुकर गए हैं, ये अपने यकीन से मुकर गए हैं, ये अपने उस हक के खुद इरादियत के वादे को दूर कर चुके हैं, वफा न करने का फैसला कर चुके हैं। तो अगर ये वफा नहीं करेंगे तो वादे तो वफा फिर भी होंगे, हक के खुद इरादियत कश्मीरी खुद लेकर रहेंगे, खुद लेकर रहेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी। हाफिज़ ताहिर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब भी, ज़ाहिर है जिस फोरम पर भी वो गए हैं उन्होंने कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं ये भारतीय जारियत को मद्देनज़र रखते हुए क्या इनमें मज़ीद एग्रेसिव होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन कुछ चेंज होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। पहली गुजारिश तो ये है कि जिस अंदाज से हुकूमत और इमरान खान साहब ने मसला कश्मीर को पूरी दुनिया में बयान किया है और मुसलसल वो लगे हुए हैं इसके ऊपर, और आज आप देखिए कि OIC का जो इंसानी हकूक का वफद है वो मौजूद है पाकिस्तान में, आया है। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने 2 दिन पहले जो है जो बयान दिया है, कल जो यहाँ हमारे यहाँ भी सारे छपा है, वो वाजे है। फिर उसके बाद अभी सऊदी वजीर खारजा आए थे और हमारे वजीर खारजा के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा हमारा वही मौकफ है जो पाकिस्तान का मौकफ है। उससे पहले OIC वज़राए खारजा के इजलास के अंदर जो नेजर में हुआ, मुत्तफिका करारदाद आई पाकिस्तान के मौकफ के ऊपर। अब गुजारिश ये है कि और हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हमारे साथ क्या करें। जहां तक बात है कि जी इन्वेस्टमेंट वहां की यहां नहीं की, हर मुल्क अपना मफाद देखता है, लेकिन अगर आपके यहां जो है फाइल का निजाम तेज नहीं होता है और वो बेचारे प्राइम मिनिस्टर को भी आजिज कर दे कि वो फाइलें चले। अभी सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि बातचीत और ये जो MOU है इससे आगे अमली इक़दाम हो। उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम अमली तौर पर आगे बढ़े, तो हमारे मुआहदे हैं या MOU है, हम उसके ऊपर आगे जाए, अमली तौर पर देखा जाए। तो मेरा ख्याल है कि कोई इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं बरदर इस्लामी ममालिक अरब ममालिक के साथ, ये दलील की बुनियाद के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आपके 39 साल बाद इराक से वज़रा की सतह पर जो है ताल्लुकात बहाल हुए हैं, 10 साल बाद मिस्र से, 16 साल बाद कुवैत से, सऊदी अरब के साथ इस वक्त खुद सऊदी वजीर खारजा कह के गए कि हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और वो सब कश्मीर। और अभी अरब पार्लियामेंट के सदर आए, उन्होंने भी कहा कि जी कश्मीर के मसले पे हम पाकिस्तान के मौकफ की हिमायत करते हैं। तो जो मुमकिनात में से है कोशिश कर रहे हैं, मजीद कोशिश की जरूरत है, मजीद आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक बात है, आखिरी बात तो फिर अल्लाह अकबर है। मुसलमान जो है वो शहादत से ना डरता है ना खौफजदा होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस खित्ते के अंदर 1.5 अरब इंसान रहते हैं। क्या उन 1.5 अरब इंसानों को अगर नरेंद्र मोदी जो है आग में झोंकना चाहता है, हम आखिरी सतह तक कोशिश करेगा पाकिस्तान। हम अमन चाहते हैं, हम कश्मीर के मसले का हल मुज़ाकरात से चाहते हैं, लेकिन आपने देख लिया जब उन्होंने कोशिश की थी तो उनका अशर जो हुआ वो भी सामने है। अभी ज्यादा दूर तो नहीं हुआ ना। अभी जो हमारी फजाइया ने उनको थोड़ा सा सबक सिखा दिया तो कोई कमजोरी भी नहीं है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 2-3 सालों में अगर आप देखें, और पिछले 2 सालों में कश्मीर के मसले के ऊपर वो अरब इस्लामी ममालिक जो नाराज थे पाकिस्तान से और हमारी वजह से नहीं थे, जिनकी वजह से थे सबको पता है, वो भी आके हमारे साथ खड़े हुए हैं। दुनिया इससे बात कर रही है। आज OIC का 12 रुकनी जो वफ्द है इंसानी हकूक का, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो कश्मीर के ऊपर मजालिम की, हिंदुस्तान की मजम्मत कर रहा है। तो जो मुमकिनात में है वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इमरान खान हकीकी सफीर है कश्मीरियों के, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कहीं को कमी नहीं करेंगे, ना कहीं को कमी होगी इंशाअल्लाह। जी, शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी शहजाद चौधरी साहब। हम बात कर रहे हैं कि 2 साल मुकम्मल हो गए भारत के यकतरफा इक़दाम को। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? और हम पाकिस्तान के इक़दामात की अगर बात करते हैं तो कानूनी हैसियत बहाल कराने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दामात करने होंगे? देखिए, जज्बात मेरे भी वही हैं जो कि मेरे बाकी साथियों ने कहे। मैंने कुछ हिस्सा सुना, डॉक्टर आमिर लियाकत की बात सुनी, हाफिज साहब की बात सुनी,
एजाज चौधरी साहब की मैं बात नहीं सुन पाया, सिमिलरली आमिर साहब का मैंने मिस कर दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, वो तकरीबन एक ही जैसे होंगे कश्मीरियों के बारे में, कश्मीर की आज़ादी के बारे में, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के बारे में। और ख़ास तौर पर क्यों ना हो, इसलिए क्योंकि लीगल पोजीशन उनकी बहुत स्ट्रांग है। दुनिया ने माना है, दुनिया ने कहा है कि ये एक ऐसा खित्ता आबादी है जिसको कि उसका हक मिलना चाहिए, जिस तरीके से बाकी दुनिया के लोगों को उनका हक है, वो अपनी आवाज़ के साथ बता सकते हैं। और फिर पाकिस्तान और भारत का असूल भी यही था जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, आज़ादी मिली, कि किस तरीके से रियासतें अपना फैसला करेंगी। तो वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल में 5 अगस्त 2019 के बाद से कुछ ना कुछ तब्दीली लीगल सेंस में, पॉलिटिकल सेंस में कहीं ना कहीं पे तब्दीली आई है। मेरा सवाल ये है, और अपने लोगों से और इन तमाम बड़े काबिल जो लोग हमारे पैनल पे बैठे हैं इस वक्त, उनसे ये है कि क्या हम उन्हीं स्लोगन्स के साथ, उसी दलील के साथ इसको लेके लड़ते रहेंगे जो कि 70-72 साल अब तक हम इसको लेके चले हैं, या मोदी ने हम पे कुछ ऐसा इम्पोज कर दिया है, एक ऐसी सिचुएशन इम्पोज कर दी है जिसमें वो ये चाह रहा है कि अच्छा अब आपका अगला पत्ता क्या है। और वो बात सही है कि हमारे पास पत्ते अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। दुनिया आवाज नहीं सुन रही, दुनिया बात नहीं सुन रही। जितना मर्जी हम जाके कहें, OIC को कहें, इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की, पहली मरतबा हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मरतबा उसके ऊपर डिस्कशन हुई, सब चीजें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरियों की मुश्किल जो रात है, जो घिनौनी रात है, वो हल नहीं हो पा रही, उनकी सुबह नहीं हो पा रही, आज़ादी की सुबह नहीं हो रही उनके लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा। अच्छा, अब जंग भी हम कहते हैं कि जंग भी नहीं कर पाते, जंग भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जंग अगर हम करेंगे तो 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, किस तरीके से लड़े। पहली बात तो ये हो गई। अगर जंग भी नहीं करनी, अच्छा बच्चा भी बन के रहना है, और फिर उसके बाद हमने कहा है कि हम सिफारती तौर पर और सियासी तौर पर हम उस किस्म की मदद फराहम करेंगे और उसको हल करना चाहते हैं, तो फिर सोचिए कि इसके फिर 2, 3, 4 ऑप्शंस क्या हैं जो कि हमारे पास पॉसिबल हैं। और फिर उन ऑप्शंस में से हमारी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन क्या है और मिनिमलिस्ट पोजीशन क्या है, और उस मैक्सिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट के अंदर से हमें कौन सा दरमियाना रास्ता मिलता है। अगर हम ये कह देते हैं कि 5 अगस्त के जब तक, देखिए पहली बात है 370 और 35A तो कश्मीरियों का अपना था, और ये तो 19वीं सदी का उनके साथ लगा हुआ है। 370 तो नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने लिखा और बनाया था, ये तो 1956 में आया। 35A 1952 में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आए। तो जब हम इनको मिलाते हैं, और हुर्रियत नहीं मानती 370 को, वो आर्टिकल 370 को हुर्रियत ने आज तक नहीं माना। तो जब भी हम सींग गलत जगह फंसाते हैं तो अपनी स्पेस, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्पेस है, चाहे नेगोशिएटिंग स्पेस है, चाहे पॉलिटिकल स्पेस है, उसको कम करते रहते हैं। तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसकी तो मौजें ही मौजें हैं। वो कहता है अच्छी बात है, जब बात करोगे कश्मीर की करोगे, अच्छी बात है, मेरी जान छोटी, ना मुझसे बात करो तुम, ना मैं तुमसे करता हूं, तो इससे अच्छा और उसको क्या चाहिए। वी हैव टू रीथिंक, दोबारा सोचना पड़ेगा हमें, जो कि नहीं हम सोच रहे, क्योंकि हम डरते हैं, हम खौफजदा हैं, हम अपने ये जो मसला है इसको रिव्यू करने से घबरा रहे हैं। हमें देखना है कि वो कौन से रास्ते हैं जो कि हम इस पे थोड़ा बहुत आगे को लेके चल सकते हैं, कश्मीरियों की आसानी के लिए, अगर पाकिस्तानियों की आसानी उसमें ज़्यादा नज़र नहीं भी आती। बिल्कुल आप दुरुस्त है कि अब हमें दोबारा सोचना चाहिए, और कौन सा वो रास्ता है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए जो हमारे अहदाफ हैं उनको हासिल कर सकते हैं। अभी ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि आलमी बरादरी किस तरह से नोटिस लेती है, ले रही है, या कितना पाकिस्तान के साथ है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि नोटिस लेना चाहिए और ख़ास तौर पर भारतीय जराइम का मुहासबा करे। हम सवाल ये रखेंगे, क्या मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी पर इन्हिसार दुरुस्त पॉलिसी है या नहीं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारतीय इक़दाम के खिलाफ रैलियाँ निकाली गई और एहतजाज भी किया गया। इस मौके पर सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से खुसूसी पैगाम जारी किए गए, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों की शदीद मज़म्मत की गई है और भारत से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने का ऐलान करते हुए आलमी बरादरी और OIC से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जराइम का मुहासबा करे। एजाज चौधरी साहब, अगेन मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगी। इससे पहले जिस तरह आमिर साहब ने भी एक
सवाल आपकी तरफ थ्रो किया था। आपने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की कि मोदी आगे क्या क्या कर सकता है या कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो वो इस्तेमाल कर सकता है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दाम करने होंगे? और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भारतीय जराइम का मुहासबा करे आलमी बरादरी, तो आपको लगता है कि ये इन्हिसार जो हम कर रहे हैं आलमी बरादरी पर, ये दुरुस्त पॉलिसी है? देखिए, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत अली ने बड़ा वो अपने इल्मी अंदाज में बात की, बड़ा अच्छा लगा। शहजाद चौधरी साहब ने नुक्ता सही उठाया कि क्या उन्हीं दलीलों से चलेगा मामला या कोई नई सोच लानी होगी। और आमिर लियास राना साहब की बात का मैं एक्चुअली ज्यादा जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तो जो करना था वो कर गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गई, सऊदी अरब वगैरह ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसके पास ऑप्शंस अब बहुत कम रह गई है, तो क्या कर सकता है। मैं इसी का जवाब देना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक अब गवर्नमेंट से तो नहीं है, मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि कश्मीर के लिए जितनी आवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत उठा रही है शायद ही किसी और ने उठाई हो। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये कश्मीर का मुकदमा सारी कौम को लड़ना होगा। ये सिर्फ सरकार या हुकूमत कोई वक्त की वो नहीं लड़ सकती, पूरी उसके अंदर सबको किरदार अदा करना होगा। उसको उसके अंदर NGOs को भी किरदार अदा करना होगा, मीडिया को भी किरदार अदा करना होगा, डायस्पोरा को भी किरदार अदा करना होगा। तो अब क्या करें फिर? 4 चीजें जी करने वाली। पहली बात तो यह है कि आपको एडवोकेसी रखनी है कश्मीर कॉज की, उसकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए आपने गिव अप नहीं करना है। और अगर आप इसके ऊपर गिव अप करके आप अपनी हार मान गए तो फिर तो कोई बात ही ना बनी ना। वो तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबराया, वो कहा वो तो खत्म हो गई ना कि जरा बादे मुखालिफ चली तो बैठ गए। तो ये तो करना ही करना है एडवोकेसी, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के मुतालिक इतना पूरी उम्मीद मत हुई है कि वो कर गया। हिंदुस्तान के अंदर मैं जो देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा कमोशन होने वाला है। हिंदुस्तान में जिस किस्म की पॉलिसी मोदी सरकार ने शुरू की है उसमें 30% जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज नहीं है, उनको वो दुश्मन बना रहा है। हिंदुस्तान के अंदर लोग इतनी सख्त उसकी मुखालफत पे उतर आए हैं कि भाई ये क्या, वो गया दौर जब वो हाउडी मोडी हुआ ह्यूस्टन में, ये वो। इस वक्त तो जो शक्ल नजर आ रही है हिंदुस्तान को फिक्र करनी चाहिए अपनी, और बैनुल अक़वामी बरादरी पे इन्हिसार ना करें। लेकिन बैनुल अक़वामी बरादरी भी देख रही है कि हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है, और मेरे ख्याल में वो उनको भी उतनी फिक्र होगी जितनी कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों को, कि वो जो सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म और वो सब तार तार हो चुका है और इस किस्म का एक फाशिस्ट चेहरा जो है सामने आ रहा है। तीसरी बात यह है कि हमें बशरी हकूक के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के हवाले से आवाज उठाते रहना चाहिए, और उसके बहुत सारे टेकर्स हैं। मैंने US लेजिस्लेटर्स की वो सुनी है तकरीरें, मैंने UK के, यूरोपियन यूनियन के, यूनाइटेड नेशंस की जो 2 रिपोर्टें आई उनको आप देख लें। हर और बशरी हकूक के हवाले से जो तंजीमें हैं उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। हिंदुस्तान के अपने अंदर से बहुत काम हो रहा है, जैसे राना अयूब जैसी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने डेयरिंग काम किया। चौथी चीज जो बहुत अहम है, जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा काम करना है, वो है लॉफेयर को रिवर्स करना इंडिया के ऊपर, यानी कानूनी जंग लड़नी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नुकात उठाए हैं। अभी हमने इंस्टीट्यूट में एक काम किया तो यूनाइटेड स्टेट्स एक लॉयर ने बहुत बड़ा हमें मुकदमा पूरा बना के भेजा है। अब हम उनको कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि कुछ कश्मीरी NGOs ICC तक में ले जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान दोनों ICC के मेंबर नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट के, लेकिन कुछ NGOs ले जा सकती हैं। उसके अलावा हमें सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है उस वक्त हमें पजीराई नहीं मिल सकी, लेकिन बहुत सारी चीजों में मिलेगी पजीराई अगर आप करते रहे। कानूनी जंग को छोड़ना नहीं है, इसके लिए बहुत सारे और भी काम हो सकते हैं जो मेरे ख्याल में हुकूमत मुसम्मम भी है और कर भी सकती है, लेकिन हमें मेहनत ज्यादा करनी होगी। यहाँ मैं शहजाद चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसके लिए हमें काम करना होगा और करते रहना चाहिए, लेकिन हिम्मत हारना या मातम करना या ये समझना कि हिंदुस्तान आगे निकल गया हम पीछे रह गए, इससे मामला जो है मेरे ख्याल में कौम को बेहौसला मत कीजिए, और ये जंग आज़ादी है, इसको लड़ना पड़ेगा। जी शहजाद चौधरी साहब, यही बातें मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी। जिस तरह से एजाज चौधरी साहब ने भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि हमें क्या करना, आपके ख्याल में क्या आलमी बरादरी पर सिर्फ इन्हिसार कर लेना ये दुरुस्त पॉलिसी है पाकिस्तान की? मैं सिर्फ 3 चीज़ें बोलूँगा इसमें। एक तो ये है जी कि हम एक असूल बना लें अपना। मैं ये नॉट एज अ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये बात पहले हो चुकी है हमारे यहाँ, तो इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ और हम इस पर फिर फैसला कर सकते हैं अपने तौर और अपने तय। वो ये है कि हमने 1000 साल तक
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था हम जंग करेंगे भारत के साथ जब तक कश्मीर हमारे हिस्से में नहीं आ जाता। तो अगर तो हमारी ये पॉलिसी है और होनी चाहिए, क्यों ना हो, अगर कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इतना ज़रूरी है और कश्मीरियों के लिए इतना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आज शायद हमें थोड़ा सा एक फ़र्क करना पड़ेगा कि कश्मीर कश्मीरियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो वक्त आन पहुंचा है। मैं भारत के रवैयों से घबरा नहीं रहा। मैं भारत के साथ जब जंग करता हूं तो मुझे पता है कि भारत के साथ मैंने जंग कैसे करनी है। मैं भारत को जवाबी फरवरी 2019 वाला एक दफ़ा नहीं बहुत मरतबा दे सकता हूं और उससे बेहतर दे सकता हूं जवाब। मुझे भारत से घबरा के मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म एक सोच के अंदाज में बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी के तौर पर कि क्या कश्मीरियों के लिए कश्मीरियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी। एक वक्त आना चाहिए जब पाकिस्तानी ये डिटरमिन करें कि क्या हम पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की एक बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं कश्मीरियों के कश्मीर के लिए। और अगर हम एज ए पर्सन बिलीव करते हैं कि नहीं ये कुर्बानी जायज़ है, 1000 साल तक जंग होगी, तो फिर वो रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी भारत के अंदरूनी हालात में थोड़ा सा इख्तलाफ एजाज साहब से, छोटे भाई हैं मेरे, मैं इनसे एक छोटा सा इख्तलाफ, भारत के अंदरूनी मामलात में मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जो करना है बाहर बैठ के करना है। अब जब एकेडमिकली लीगली जब बिल्कुल 100% दुरुस्त बातें की, मुझे लेके चलना है इसको, मैं बात उठाता रहूंगा, उड़ाता रहूंगा। वो दिन आएगा जब कश्मीरी अपने लिए खुद लड़ के आज़ादी लेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कश्मीरी खुद लड़ेगा तो आज़ादी लेगा। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ जब वो लड़ रहा होगा, ये हमें याद करना है। और तीसरी बात, हमें वो जो एक वक्त आएगा जब मुसलमान भारी होंगे, जब कश्मीर, अल्लाह ना करे कि इतनी देर लग जाए, क्योंकि कश्मीरी रोजाना अपने खून बहा रहे हैं और शायद इतने कश्मीरी रह भी ना जाए, तो वहाँ पे एक एथनिक जेनोसाइड का भी मसला चल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, फैसला कर लीजिए, कश्मीर कश्मीरियों के लिए ज्यादा जरूरी है या पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा जरूरी है, और उसके हिसाब से अगर जरूरी है पाकिस्तानियों के लिए तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला 1000 साल का जो जंग हम लेके चलेंगे, क्योंकि वही एक तरीका है। फिर देखते रहेंगे कैसे चलता है मामला, and we will fight accordingly। ठीक है जी, ब्रेक लेते एक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाफिज ताहिर साहब, आमिर इलियास राना साहब और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं अब आपसे आगाज़ करूँगी। अब जिस तरह हमने यहाँ बहुत सी बातें कर ली, पाकिस्तान के इक़दाम क्या होने चाहिए, वो लाइन ऑफ एक्शन पॉलिसीज़ पे भी, लेकिन आपके ख्याल में आलमी बरादरी पर इन्हिसार दुरुस्त पॉलिसी है? जी डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया आपका। देखिए, मैं मुख्तसरन इससे इतना कहना चाहूँगा, एक तो शहजाद भाई ने और एजाज साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई गुंजाइश इतनी नहीं बचती कि मुख्तलिफ गुफ्तगू की जाए। मैं बस एक मिनट के अंदर एक बात कहूँगा, और वो बात ये कि एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर ही लड़ेंगे, तो फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ग़ज़वा हिंद अभी बाकी है, और अगर वो कश्मीर लड़ रहे हैं या कश्मीरी लड़ेंगे, तो एक कुरान की आयत है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह जो है वो शहरक से भी ज्यादा करीब है। तो हमारी शहरक है कश्मीर, अल्लाह हमारी शहरक से ज्यादा करीब है और हम अपनी शहरक से बहुत ज्यादा करीब है। लिहाजा ग़ज़वा तो होना है, चाहे वो कश्मीरी लड़े चाहे वो पाकिस्तानी लड़े। मैं शहजाद भाई की बात से, एजाज भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और ये ग़ज़वा होना है, क्योंकि हिंदुस्तान पर हिंदुओं की कभी हुकूमत रही नहीं है। ये तो अभी 60 साल से है, इससे पहले से हमेशा मुसलमान हुकूमत करते रहे। ठीक जी, हाफिज ताहिर साहब। गुजारिश ये है जी कि इंशाअल्लाह ये मामला जो है ना, मामला तो बड़ा वाज़े है। बात सिर्फ इतनी है कि आपने एक बेदारी की जो दुनिया में कोशिश शुरू की है और दुनिया को बताना शुरू किया है, और जो मैं समझता हूँ, चूँकि बहुत सी चीज़ें इस वक्त मीडिया पे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बात देख भी रहा हूँ और बड़े दावे से कह सकता हूँ, यहाँ मेरे दो बड़े सारे ही बड़े हजरात हैं, लेकिन जो समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सी चीज़ों में हिंदुस्तान के ऊपर दुनिया में एज हासिल है। ये ठीक है कि अपना अमेरिका या वो, लेकिन अरब इस्लामी दुनिया जो है, बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया जो है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ इस वक्त हो रही हैं, और हमारे जो दोस्त अरब ममालिक हैं उनमें जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। और इमरान खान के टेबल के ऊपर सबसे पहले कश्मीर का मसला है। वो जहां जाते हैं, जो उनसे मिलता है, वो कश्मीर से शुरू करते हैं, कश्मीर पे खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह
जो भी हालात होंगे हम कश्मीरियों के संग हैं, कश्मीर के साथ हैं। ठीक जी, आमिर इलियास राना साहब। बड़ा अच्छा किया डॉक्टर साहब को मैंने अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को मैंने पहले सवाल इसीलिए किया था कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट पे बोलेंगे, वो बोले हैं, बिल्कुल ठीक है, उनका हक है कि पाकिस्तान की तरफ से वो उनसे बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो हमारे साथ ज़ुबानी तौर पे साथ हैं। अमली तौर पे अगर वो कुछ कर सकते थे वो ये था कि कश्मीरियों की कम से कम जान खलासी कराते, जो अजाब इस वक्त उनके ऊपर आया हुआ है। जो पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि इन्हीं लोगों के ज़रिए जहां इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है वही लोग सही तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो सवाल है हमारा वो ये कि जी पाकिस्तान आलमी बरादरी, पाकिस्तान के साथ कल बरतानिया ने क्या किया है आप अंदाज़ा कर लें। वो जो मुईद यूसुफ साहब हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का उनको स्टेटस दिया है, वो है नहीं, वैसे वो स्पेशल असिस्टेंट है, वो क्या मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है कि इस तरह वो इंटरव्यूज दे रहे हैं कि हमें आप कॉल ही नहीं करते। भाई आपने जो अगर किसी से मिल ही लेना है तो आपको ये मीडिया में बात करने की जरूरत है, आप अपने आप को हल्का क्यों साबित कर रहे हैं। बाकी शहजाद चौधरी साहब और शहजाद साहब ने और एजाज साहब ने जो बातें की बहुत अच्छी और इल्मी बहस हुई, इसी से नुक्ते निकलेंगे कि बहस कीजिए और फैसले कीजिए और मेरे पास खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया, स्पेशली एजाज चौधरी साहब और शहजाद चौधरी साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।